हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज यहाँ पर आपका लेक्चर नंबर 5 होगा जो एनसीईआरटी के थ्रू होगा। उससे पहले मैं आपको थोड़ा-सा इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ जो कि आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। अब देखिए, यहाँ पर क्या है, काफ़ी बच्चे पूछते हैं सर आपका कोई पेड ग्रुप या बैच चलता है? तो यहाँ पर सिर्फ मेरा एक पेड ग्रुप चलता है लोअर पीसीएस के लिए। जिसमें आपको क्या करवाया जाता है, देखिए आपको हमने स्क्रीनशॉट भी दिया है। जो बच्चे नहीं अभी ज्वाइन किए हैं उनको मैं दिखा देना चाहता हूँ कि क्या यहाँ पर मिलता है। देखिए, यहाँ पर संतोषी आईएएस लोअर पीसीएस पेड ग्रुप नाम से एक चैनल है जिसपे आपका 1052 सब्सक्राइबर अभी मेंबर जुड़ चुके हैं। कितने? 1052 सब्सक्राइबर या मेंबर जुड़ चुके हैं। देखिए, इन सबको अच्छा क्विज मिल रहा है तभी ये सब ज्वाइन किए हैं। ऐसा नहीं कि मैं इनको कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ, ये ऐसे ही ज्वाइन कर लिए। 1052 यहाँ पर सब्सक्राइबर का भरोसा है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, अभी तक प्रेजेंट डेट तक यहाँ पर 2706, याद रख लेंगे, 2706 आपके पोल करवाए जा चुके हैं। और मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर लगभग आपका 70% पोल कौन कौन से सब्जेक्ट से हैं, आपके आपदा से हैं, 70% मैं कह रहा हूँ, इन्वायरमेंट से है और साइंस एंड टेक से है। ये 70% पोल इन्हीं तीनों आपके, और कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर याद रख लेंगे, ये चारों इन्हीं चारों से है। आप जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि आपका जो भी सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस है उसमें यही जो सब्जेक्ट हैं यही आपके सब्जेक्ट टफ हो जाते हैं। एक और आप याद रख लेंगे, करंट अफेयर। एक करंट अफेयर तो मैं वहां पर भी करवा देता हूँ पब्लिक ग्रुप में। तो यहाँ पर ये जो आपके चारों सब्जेक्ट है, ये चारों सब्जेक्ट आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो वहां पर आपका क्विज के फॉर्म में चलता है। तो इसीलिए काफी बच्चे पूछ रहे थे कि ये कैसे ज्वाइन किया जाएगा। तो जिसको ज्वाइन करने के लिए आपको यूट्यूब का मेंबरशिप लेना है। मेंबरशिप लेने के बाद आप क्या करेंगे, आप कमेंट करेंगे। कमेंट में क्या लिखेंगे, आप क्विज लिख के ABCD लिख देंगे। क्या लिख देंगे? क्विज लिख के क्विज लिखेंगे। इसके बाद बगल में आप ABCD लिख देंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैसेज पुराना ही रहता है जिनको हम लिंक दे दिए रहते हैं। तो अगर आप ये क्यूज लिख के ABCD लिख देंगे तो मुझे ये पता चल जाएगा ये न्यू बच्चे का है, और वहां पर आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। हाँ, जो लोग सोच रहे होंगे कि लिंक हम कब प्रोवाइड करेंगे, अगर जिनको लिंक चैनल पे चाहिए, जैसे ही आप मेंबरशिप ज्वाइन करेंगे, चैनल पर एक पोस्ट होता है जहां पर आप वीडियो देखते होंगे। वहां पर चैनल पर एक पोस्ट होता है यूट्यूब चैनल पर, वहां पर हमेशा आपको लिंक दिया रहता है। जैसे मेंबरशिप ज्वाइन कर लेंगे आपको लिंक विजिबल होने लगेगा। आप तुरंत वहां से ज्वाइन करके, पोस्ट में लिंक रहता है, वहां से ज्वाइन करके आप डायरेक्ट इस ग्रुप पर, टेलीग्राम चैनल के ग्रुप पर जा सकते हैं। तो बस मुझे यही इतना बताना था। डेली आपका 40 से 50 क्वेश्चन आता था, क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आपका टेलीग्राम का चैनल कल से शुरू हुआ है, बीच में बंद हो गया था 4-5 दिन, इसीलिए थोड़ा सा उसमें आपका पॉज हो गया था। लेकिन अब आपका प्रैक्टिस सेट डेली चलेगा। तो जिनको इन सब्जेक्ट जैसे आपदा हुआ, इन्वायरमेंट हुआ और साइंस एंड टेक हुआ, आपका कंप्यूटर हुआ, इसका और भी जो भी सब्जेक्ट है उसको भी करवाएंगे, लेकिन उसका परसेंटेज कम रहता है। तो वो सब ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, कोई प्रेशर नहीं है, अगर आपको ज्वाइन करना होगा तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको बहुत सी चीजें मिल जाएगी। दूसरी चीज है, यहाँ पर लिखा गया हैंड रिटन नोट्स। हैंड रिटन नोट्स सिर्फ इसी पेड ग्रुप पर ही मिलता है और कहीं पर नहीं मिलता। और जो और सब PDF है उसको हम पब्लिक ग्रुप पर भी दे देते हैं, जो हम आपको लिंक प्रोवाइड करते हैं पब्लिक ग्रुप का। ठीक है, तो बस इतना ही आपको जानकारी देनी थी। तो चलते हैं, अब हम यहाँ पर शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, इन क्वेश्चन को आप करने के बाद ये देखेंगे कि क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है। अब देखिए, एक चीज और आपको बताना था। काफी बच्चे पूछते हैं जो आप सर एनसीईआरटी लाते हैं, ये आप कहाँ से लाते हैं, किस बुक से लाते हैं? तो जो हम एनसीईआरटी लाते हैं ये कौन से बुक से लाते हैं? तो जो ये एनसीईआरटी है, आप क्लास 12th में जाइए। क्लास 12th आप पूछेंगे क्लास 12th का कौन सा सब्जेक्ट,
क्लास 12th का आप याद रख लेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी में लास्ट के आपके 3 चैप्टर हैं, ठीक है, 13, 14, 15 होगा या 14, 15 होगा, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिएगा यही तीनों सब्जेक्ट चैप्टर से आपके लेखपाल में क्वेश्चन बने हुए थे। अब आप सोचेंगे ये हमको बायोलॉजी का बुक कहाँ मिलेगा, एनसीईआरटी का क्लास 12 का, तो ये भी बता देना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आप सपोर्ट किया करिए। मैं आपको इतनी अच्छी चीजें प्रोवाइड करता हूँ, तो आप देखिए वो कहाँ से आप ये बुक पाएंगे। मतलब इसको मैं, जिनके पास ऑफलाइन होगा वो ऑफलाइन ले लेंगे या जहाँ मिलेगा, लेकिन मैं ऑनलाइन बता रहा हूँ ये आपको कहाँ मिलेगा। ये देखिए, आप जाएंगे संस्कृति आईएएस है, संस्कृति आईएएस ये कोचिंग संस्थान है, दिल्ली की बड़ी कोचिंग संस्थान है। इसी के वेबसाइट पर जाइएगा। कहाँ पे जाइएगा? इसी के वेबसाइट पर। आप वेबसाइट के जो आपका तीनों ये ऐसे नहीं रहता, जैसे मान लीजिए आपका ये वेबसाइट बना है, ठीक है, तो 3 यहाँ पर लाइन रहती है। इसी 3 लाइन पर क्लिक करेंगे तो एक बॉक्स ऐसे खुल जाएगा। बॉक्स में आपको यहाँ पर एक रहेगा डाउनलोड का ऑप्शन। एक यहाँ पर जैसे ये तीन पर क्लिक करेंगे तो ऐसे एक आप बॉक्स खुल जाता है। तो यहाँ पर आपका डाउनलोड का जो ऑप्शन रहता है, उसी डाउनलोड के ऑप्शन में आप जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो बहुत सारे बुक आ जाएंगे वहां पर, जो कि आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैं नहीं बता रहा हूँ कि आप किसी ऐप में जाइए कुछ करिए, कुछ नहीं। सिर्फ आप संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पे चले जाइएगा। वहां पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे डाउनलोड के ऑप्शन पे, इग्नू के, आपके एनसीईआरटी के बहुत सारे बुक है और आपके प्रीवियस ईयर पेपर दिए गए हैं, काफी चीजें दिया गया, अच्छा मटेरियल आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां पर क्या होगा, ऐसे दृष्टि में भी है, आप संस्कृति आईएएस में देख लीजिएगा या दृष्टि में देख, लगभग सेम ही रहता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहां पर डाउनलोड एनसीईआरटी बुक आ जाएगा। एनसीईआरटी बुक पर क्लिक करेंगे तो आपके सभी बुक आ जाएंगे। जो बुक आपको डाउनलोड करना होगा वो बुक आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं, वो आपके आपके फोन में डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। ऐसा नहीं कोई रिस्ट्रिक्शन है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप उस एनसीईआरटी बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। और बहुत से ऐप भी हैं प्ले स्टोर पे जहां से आपको एनसीईआरटी की बुक मिल भी जाएंगी अगर आप खोजेंगे। तो मैं सिर्फ इतना ही बताने वाला था, आप कहेंगे मैं आपका समय लिया। देखिए बहुत से बच्चों का इशू रहता है, सर ये बताइए, कमेंट करते रहते हैं, तो एक जगह में सबको बता दिया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन। अब आपको आगे कोई बात नहीं मिलेगी, सिर्फ आपको पढ़ाई की बातें मिलेगी। तो चलते हैं हम यहाँ पर शुरू करते हैं। सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा अगर अच्छा लगेगा क्वेश्चन का लेवल तो सपोर्ट करिएगा। हाँ, आज देखिए यहाँ पर हमने जो तीनों क्लास था, 12 ये मतलब ये जो पांचों क्लास था, यहाँ पर जो 12th की बायोलॉजी का इन्वायरमेंट था, लगभग आपके क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। ठीक है, अगर आगे हम देखेंगे और भी जो टॉपिक होंगे उनके, लेकिन आज थोड़े से 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपके पीछे वाले भी। ठीक है, तो उसमें घबराइएगा मत कि पीछे वाले का क्वेश्चन ही रिपीट हो रहा है। 2-3 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, इससे ज्यादा नहीं मिलने वाले हैं। करें पहला, देखिए क्वेश्चन क्या करें। रॉबर्ट में क्या कह रहे हैं, जो रॉबर्ट में है इनका नाम याद रखेंगे। देखिए रॉबर्ट में के ग्लोबल एस्टीमेट, रॉबर्ट में के वैश्विक अनुमान के अनुसार अब तक कुल कितनी % प्रजातियों को रिकॉर्ड किया गया है। जो भी मैं क्वेश्चन बनाया हूँ, वो जो मैं बुक बताया हूँ कहाँ से, उस बायोलॉजी वाला बुक जो इन्वायरमेंटल लास्ट में है, वो कहाँ से आप मिलाएंगे कि मैं क्वेश्चन को सही बनाया हूँ, सही फ्रेम किया हूँ, आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग करवाया हूँ, एनसीईआरटी करवाया हूँ कि नहीं करवाया हूँ, वहां पर जाकर आप मिला सकते हैं। फिर आप रिव्यू करिएगा मैं कैसा आपको जो कंटेंट दिया हूँ। ठीक है, देखिए मैं हर चीजें आपको ईमानदारी से करना चाहता हूँ। सिर्फ 10 ही बच्चे पढ़े, लेकिन ईमानदारी से उनको पढ़ाना चाहता हूँ। रॉबर्ट में के वैश्विक अनुमान के अनुसार अब तक कुल कितनी % प्रजातियों को रिकॉर्ड किया गया है। अब तक कुल कितनी % प्रजातियों को रिकॉर्ड किया गया है, ये बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए रॉबर्ट में क्या थे, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे रॉबर्ट में, जो क्या था, वो रूढ़वादी तरीकों से और वैज्ञानिक तरीकों से एक ठोस अनुमान लगाया। क्या है, उन्होंने रूढ़वादी तरीके से और वैज्ञानिक दोनों ही तरीकों से एक ठोस अनुमान लगाया। उन्होंने कहा कि प्रजातियों की विविधता लगभग कितना है, 7 मिलियन है। कितना, अगर हम ये नंबर में देखें तो कहते हैं ये 7 मिलियन है।
अब यहाँ पर लेकिन क्या पूछ रहा है कि प्रतिशत प्रजातियों का रिकॉर्ड कितना किया गया, अब तक कुल कितने प्रतिशत प्रजातियों को रिकॉर्ड किया गया है। तो कितने परसेंट? लगभग 22% को रिकॉर्ड किया गया है, जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। तो 22% को याद रख लेंगे, रिकॉर्ड किया गया है। आप मेरे साथ बने रहेंगे, आपको जेन्युइन कंटेंट आपको मिल जाएगा, जो आप पेपर देख के आएंगे कहेंगे हाँ यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में बना था। तो चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन मैंने कई बार करवा चुका हूँ, इसीलिए मैं कहा हूँ थोड़ा सा वो मत होइएगा, एक दो क्वेश्चन आपको रिपीट वाला मिल जाएगा। तो जो नए बच्चे हैं वो जान लीजिए। करें अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट द्वारा खोजे गए प्रजाति क्षेत्र संबंध के संदर्भ में कौन सा रैखिक समीकरण सही है? करें यहाँ पर कौन सा रैखिक जो समीकरण है वो सही है। अब देखिए ये कौन थे? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, ये जर्मन प्रकृतिवादी और भूगोल शास्त्री थे। वान हम्बोल्ट इनका नाम था। ये क्या कह रहे थे? ये कह रहे थे किसी क्षेत्र में जो खोज की सीमा बढ़ाने पर कोई एक क्षेत्र है, मान लीजिए ये एरिया, कह रहे हैं जो एरिया है, अगर एरिया हम बढ़ा रहे हैं तो अगर उसकी स्पीसीज की संख्या बढ़ रही है, तो इन्होंने दो चीजों दिया, एक लॉग के रूप में दिया और एक क्या किया, ये सिंपल चीजों में दिया, एक लॉग के रूप में और एक सिंपल। तो यहाँ पर लॉग वाला दिया गया है, कह रहे हैं कि जो लॉग वाला है वो कैसा बनेगा, तो वो क्या बनेगा, ओनली लीनियर इक्वेशन इज करेक्ट, मतलब वो एक सीधा रेखा बनेगा, ये याद रख लेंगे। क्या है वो? क्या है? एक सीधी रेखा बनेगा। अब देखिए कैसे सीधी रेखा, जैसे मैं कह रहा हूं ये है आपका एरिया है और ये क्या है, स्पीसीज है। जब हम लॉग की बात करते हैं तो ये सीधी रेखा इस पे बने, जितना हम एरिया क्या है बढ़ाते जाएंगे उतना स्पीसीज की संख्या हमारी बढ़ती जाएगी ये। लेकिन एक है कि जो लॉग नहीं वो साधारण है, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है। कैसे? कहते हैं कि पहले इन्होंने यही बताया था, कहते हैं पहले जब यहाँ पर आपका एरिया बढ़ता जा रहा है तो स्पीसीज की संख्या बढ़ती जा रही है, एरिया बढ़ता जा रहा है, स्पीसीज, ये सीधा है, टेढ़ा भले हो गया है, सीधा है, ये स्पीसीज की संख्या बढ़ती जा रही है। लेकिन क्या है, ये देखिए मुड़ जा रहा है ना, करें, लेकिन एक समय आने पर जो स्पीसीज की संख्या है वो वहां पर कांस्टेंट हो जाती है, एरिया भले बढ़ने लगता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा एरिया हो जाता है उतना आपका स्पीसीज नहीं बनता, इसीलिए इन्होंने इसका उतना सही नहीं मिला उनको डाटा, इसीलिए उन्होंने लॉग के रूप में क्या किया, दर्शाया। किसने? अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट ने। जब आपका कहे कि रैखिक समीकरण सही किसका होगा, रैखिक समीकरण मतलब एक रेखा वाला, तो ये वाला देखिए लॉग वाला है ना, तो लॉग वाला आपका रैखिक समीकरण होगा। और जब साधारण होगा तो साधारण आपका ऐसे जाके ऐसे हाइपरबोला बन जाएगा, ऐसे जाके ऐसे हाइपरबोला, देखिए ऐसे जाके ऐसे हाइपरबोला बन, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बन जाएगा। एस मतलब यहाँ पर क्या होता है, एस मतलब होता है कि आपका प्रजाति की प्रचुरता। ए मतलब क्या होता है, क्षेत्र, ठीक है, ए मतलब क्या होता है, क्षेत्र। और ये क्या होता है, जेड मतलब गुणांक होता है, उसका प्रतिमान गुणांक होता है। सी मतलब क्या होता है, अंतः वाई खंड होता है, मतलब ये इतना ज्यादा डिटेल में जाइएगा, खाली इसका ये वैल्यू याद रखिएगा और बोलिएगा ये लॉग वाले में सीधा होता है और उसका जो ये साधारण होता है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 3 नंबर का क्वेश्चन, करें यदि प्रजाति क्षेत्र संबंध में जड़ का मान 0.6 से 1.2 के बीच है तो यह दर्शाता क्या है। करें प्रजाति क्षेत्र संबंध में जो जड़ का मान है वो 0.6 से लेकर 1.2 के बीच में है, तो ये क्या दर्शाता है, तो ये क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है महाद्वीपों जैसे बहुत बड़े क्षेत्रों के लिए ढाल बहुत तीव्र है। क्या है, द स्लोप इज मच स्टीपर फॉर वेरी लार्ज एरिया लाइक कॉन्टिनेंट है, तो ये सी वाला आंसर आपका यहाँ पर सही होगा। अब देखिए जो छोटे और सामान्य क्षेत्र होते हैं, ठीक है, जैसे किसी देश के कोई राज्य हो गया, में प्रजाति क्षेत्र का जो संबंध का विश्लेषण करने पर जड़ का मान हमेशा कितना आता है छोटे क्षेत्र के लिए, तो छोटे क्षेत्र के लिए जो आपके एनसीईआरटी में
जेड का मान दिया है वो 0.1 से लेकर 0.1 से लेकर 0. ये हमारे हाथ में थोड़ा सा फ्रैक्चर है, इसे लिख नहीं पाता हूँ, ठीक है। तो 0.1 से लेकर 0.2 होता है, ये छोटे क्षेत्र होता है, चाहे वो पौधे हों, चाहे पक्षियां हों, चाहे जो हों, ठीक है, पौधे या पक्षियां चाहे जो हों, वो सभी के लिए होता है। लेकिन जब हम बहुत बड़े क्षेत्र की बात करते हैं, जैसे संपूर्ण महाद्वीप ही ले लेते हैं, अफ्रीका महाद्वीप, एशिया महाद्वीप, दक्षिण अमेरिका अमेरिका या अब यूरोप महाद्वीप, तो वो अगर हम बड़ा महाद्वीप ले लेते हैं तो उसका जो स्लोप ऑफ लाइन होगा वो स्टीपर होगा। क्या होगा? स्टीपर होगा, बहुत तीव्र और सीधा होगा। स्टीपर मतलब बहुत सीधा और तीव्र होगा, मतलब स्लोप जो होगा ऐसे मान लीजिए है, तो ऐसे ये ऐसे मान लीजिए ऐसे, तो ये बहुत ऐसे सीधा एकदम पूरा स्लोप सीधा होगा, ठीक है ये। और लेकिन जब यहाँ पर छोटा महाद्वीप तो ये ऐसा ढलान टाइप होगा, ऐसा ढलान, ये एकदम सीधा होगा। तो उसके लिए मान कितना होता है? जब बड़े के लिए तो 0.6 से लेके 1.2 तक होता है। तो याद रख लेंगे क्या होता है, 0.6 से लेकर 1.2 तक। यही पूछ रहा है, जब हम 0.6 से लेकर 1.2 के बीच हैं तो वह क्या दर्शाएगा? जब हम इसके बीच में है तो वह महाद्वीपों के बहुत बड़े क्षेत्र को दर्शाता है। जब हम कितना 0.1 से लेकर 0.2 तक हैं तो ये बहुत छोटे क्षेत्र को दर्शाता है, किसी देश के किसी राज्य तक सीमित रहता है। बस इतना आपको रखना है याद, कौन क्या करता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। कल आपका लेक्चर नहीं आ पाया था, उसके लिए सॉरी, कुछ हमारा वर्क आ गया था। करें पॉल एरलिच द्वारा प्रस्तावित रिबेट पॉपर परिकल्पना। देखिए ये भी यही 2-3 क्वेश्चन आपका जो रिपीट हुए हैं यही है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन यही रिपीट हुआ है। पॉल एरलिच द्वारा प्रस्तावित रिबेट पॉपर परिकल्पना क्या समझती है? अब देखिए ये क्या समझती है, हमने इसको क्या बताया था, इसको हमने बहुत डिटेल में आपको बताया था कि यहाँ पर क्या होता था। यहाँ देखिए ये हमने 2 बार बता दिया है, जो नए बच्चे हैं वो समझ जाइए और जो पुराने बच्चे हैं वो इसको स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। रिबेट पॉपर परिकल्पना क्या है? एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, ठीक है, प्रजातियों का। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से एक प्लेन है उसके अगर हम जो रिपीट होती है, रिबेट होता है, रिबेट नहीं रिपीट लगा रहता है प्लेन में, अगर उसको हम धीरे धीरे एक निकाल दिए तो इस प्लेन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। मान लीजिए ये प्लेन है, इस पर एक निकाल दिए कोई फर्क नहीं पड़ना, दूसरा 2 निकाल दिए कम फर्क पड़ेगा, लेकिन 3 निकाल दिए, 4 निकाल दिए, अगर ऐसे बहुत ज्यादा उस रिबेट को निकाल देते हैं तो वो प्लेन कहाँ पर क्या करेगा? क्रैश कर जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं कि हमारे एक प्रजाति का संरक्षण केंद्र है यहाँ पर, या नेशनल पार्क कुछ भी है आपका, जैव विविधता क्षेत्र है। यहाँ पर क्या है, जैव विविधता क्षेत्र में एक प्रजाति विलुप्त हो गई, ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, दूसरा प्रभाव विलुप्त हो गई, उससे ज्यादा थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। अगर ऐसे ऐसे सभी प्रजातियां जब विलुप्त हो जाएंगी तो क्या होगा, ये बायोडाइवर्सिटी जैव विविधता जो क्षेत्र है ये पूरी तरह से क्या हो जाएगा, हमारा जो फंक्शन है ये इकोसिस्टम का, ये पूरी तरह से कार्य करना बंद कर देगा, ठीक है। तो यही इसमें कह रहे हैं, लेकिन इसमें ये भी कह रहे हैं जो आपका ये विंड वाले पे, ठीक है, ये विंड वाले इस पर जो आपके रिबेट लगा गया है ये की प्रजातियां होती हैं। जो ये विंड इसका नहीं है, विंग, इसका विंग WING, ठीक है, ये विंग होता है। विंग पे जो रिबेट लगा होता है वो की प्रजातियां होती हैं, मतलब की रिबेट होते हैं। वैसे ही हम जैव विविधता में वो जो की प्रजातियां होती है अगर उनको निकाल दिए देते हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र कार्यशीलता का महत्व इसमें रिबेट पॉपर परिकल्पना क्या समझाती है कि इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम स्पीसीज रिचनेस एंड इकोसिस्टम फंक्शनिंग, किस प्रकार से फंक्शन करता है यही बताता है। तो ये याद रख लेंगे, आपका क्या हो जाएगा, बी वाला आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है जैव विविधता के नुकसान के संदर्भ में द एविल क्वार्टेटेट माना जाता है। जैव विविधता के नुकसान के संदर्भ में निम्नलिखित में द एविल क्वार्टेटेट माना जाता है। एविल क्वार्टेटेट क्या माना जाता है ये बताना है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या माना जाता है। देखिए इसके 4 एविल क्वाड्रेटेट के 4 चरण होते हैं, इन 4 चरण को याद रख लेंगे।
क्या है, द एबल क्वाड्रेटेट का 4 चरण होता है। इसके 4 चरण में पहला क्या होता है, हैबिटेट लॉस होता है। पहला चरण क्या होता है, हैबिटेट लॉस। याद रख लेंगे, जिसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं आवासीय क्षति या विखंडन कहते हैं। पहला हो गया। दूसरा क्या होता है, दूसरा चरण, देखिए चरण में याद रख लेंगे, फर्स्ट चरण हो गया, दूसरे चरण में हो गया हमारा ओवर एक्सप्लॉयलेशन होता है, एक्सप्लॉयटेशन होता है, अतिदोहन, इसको क्या कहते हैं, दूसरा चरण होता है, जिसको अतिदोहन कहते हैं। तीसरा चरण क्या होता है, एलियन एलियन स्पीसीज इन्वर्जन, ये तीसरा चरण होता है। अतिदोहन हो गया, इसके बाद एलियन, एलियन स्पीसीज मतलब जो वहां की मूलभूत प्रजाति नहीं थी, वो दूसरे जगह से आके यहाँ पर हो गई। जैसे हम मानते हैं जलकुंभी, जलकुंभी देखते हमारे यहाँ की नहीं थी, वो ब्रिटेन वाले, इंग्लैंड वाले उसको वो मतलब उसका बैगनी बैगनी फूल होता था, देखे अच्छा लग रहा है, चलो इंडिया लेके चलते हैं, किसी तालाब उलाब में रख दिए, फिर वो क्या है, जंगल की तरह फैलता गया जलकुंभी। वो इतना खतरनाक हो गया कि बंगाल में उसको क्या कहा गया, आतंक का रूप दे दिया गया। तो एलियन स्पीसीज इन्वर्जन ये तीसरा होता है। और चौथा क्या होता है, को एक्सटेंशन, याद रख लेंगे, ये जिसको बोला था सह विलुप्तता, तो सह विलुप्तता होता है। तो तीसरा क्या होता है, सह विलुप्तता। अगर हिंदी में हम बताते हैं, हिंदी में याद रख लेंगे आवासीय क्षति और विखंडन, मतलब उसका क्या हो गया, घर द्वार नाश हो गया, मतलब उसका चला गया। ये सबसे मुख्य कारण होता है। किसी जानवर का अगर घर नुकसान हो जाता है, मान लीजिए वहां पर क्या है, जंगल है, अब कोई कंपनी आई, क्या की, वो जंगल को पूरा काट के क्या कर दी, वहां पर कंपनी अपनी लगा दी, तो क्या हो गया, वो जानवर की क्या गलती है, जो आदमी अपना बस जा रहा है, उसमें जानवर का क्या लॉस हो रहा है इतना। अब क्या सोचते हैं कि हम यहाँ ये पेड़ पौधे काट रहे हैं, दूसरी जगह लगा देंगे। अब उन जानवरों को कैसे दूसरी जगह एडजस्ट करेंगे। अगर हम कहते हैं एक राज्य को उठा के, या एक हम जिले को कह रहे हैं, तो एक जिले को उठा के आप ले जाइए, उत्तर प्रदेश का एक जिला है, उसको ले जाइए बंगाल में शिफ्ट कर दीजिए, ऐसा होता है, नहीं होता है। लेकिन क्या है, वो जो मानव है ये सुपर पावर है, ये अपना पावर हर जगह यूज करता है, चाहे उसका जो भी परिणाम हो। ठीक है, तो इसीलिए देखते हैं बरसात नहीं हो रही, सूखा पड़ जा रहा है, तो हैबिटेट लॉस हो गया, पहला वाला हो गया। दूसरा अतिदोहन, अतिदोहन कोई भी चीज करता है, अतिदोहन ही कर रहा है। तीसरा क्या है, विदेशी प्रजातियों का आक्रमण हो जा रहा है और सह विलुप्तता हो रहा है। यही आप चारों चरण याद रहे, द एबल क्वाड्रेटेट माना जाता है। जैव विविधता के नुकसान के संदर्भ में द एबल क्वाड्रेटेट माना जाता है, याद रख लेंगे। हैबिटेट लॉस, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, एलियन स्पीसीज इन्वर्जन, को एक्सटेंशन, तो ये याद रख लेंगे, ये चारों आपका इंपॉर्टेंट है, इसी सीक्वेंस में याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं कि देखिए, कह रहे हैं पूर्वी अफ्रीका में, कह रहे हैं पूर्वी अफ्रीका की विक्टोरिया झील में एक नाइल पर्च मछली को छोड़े जाने से कौन सी प्रजाति विलुप्त हुई। अब देखिए नाइल पर्च क्या करेगा, ये एलियन स्पीसीज का वर्क काम करेगा ना, क्यों। अब देखिए ये क्या करता है, एक क्या है, कौन सी प्रजाति जो है विलुप्त हो गई, एक सिचलिड प्रजाति मछली होती है। कौन सी मछली होती है, सिचलिड, ये देखिए ये आपका सिचलिड, ये एनसीईआरटी में दिया गया है। अब देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन, मैं नहीं कह रहा हूँ सभी क्वेश्चन ऐसे एनसीईआरटी में उठा अभी, लेकिन जो लेखपाल का पेपर हुआ था, पूरा सब कुछ क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से उठा के दिया था, जितना भी आपका ये इन्वायरमेंट का था, सब कुछ आपका एनसीईआरटी से दिया था, इसीलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। मुझे लगता है यूट्यूब पे कोई ऐसा नहीं पढ़ा रहा होगा जो एनसीईआरटी को आपको खत्म कर रहा होगा, किसके लिए, लोअर पीसीएस के लिए। तो अगर आपको लगेगा कि मैं आपके लिए कुछ एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा हूं, तो थोड़ा सपोर्ट जरूर करिएगा। ठीक है, कह रहे हैं, देखिए हमने, आपने बच्चों ने कहा था कि सर ऐड ज्यादा आता है, ऐड को भी हमने कम कर दिया है। तो जब हमने ऐड कम कर दिया है, तो थोड़ा सा आपको सपोर्ट बनता है। ठीक है, आप देखेंगे पिछले वीडियो में आपका ऐड कम आया था, इस वीडियो में भी आपका ऐड कम ही रहेगा। करें सिचलिड मछली पूर्वी अफ्रीका के विक्टोरिया झील में नाइल पर्च में मछली को छोड़े जाने की कौन सी प्रजाति विलुप्त की गई। तो कौन सी प्रजाति विलुप्त हो गई, सिचलिड मछली विलुप्त हो गई। अब यहाँ पर क्या किया गया,
जब इसको छोड़ा गया तो ये वहाँ का जो पारिस्थितिकी है उसको पूरी तरह से बिगाड़ दिया, क्योंकि यह क्या है, नाइल पर्च नाम की एक बड़ी शिकारी मछली थी, जो क्या है वहाँ पर जो भी छोटी मछलियाँ थी और थी मछलियाँ, वो सभी को क्या कर दिया, नष्ट कर दिया। क्योंकि सबसे ज्यादा किसका प्रभाव पड़ा, सिचलिड मछली का। नेक्स्ट देखते हैं, करें निम्नलिखित में से कौन सा स्थान एक्स सीटू जैव विविधता संरक्षण का एक आदर्श उदाहरण, वाह स्व स्थान है। अब एक्स सीटू क्या होता है और इन सीटू क्या होता है, दोनों याद रख लेंगे, एक्स सीटू और इन सीटू। देखिए जब हम कहते हैं इन, तो एक जंगल है उसी में प्रजातियों को संभालना, करें जब जीवों को उनके प्राकृतिक आवास में ही संरक्षित किया जाता है, मतलब एक जंगल है, नेशनल पार्क है, कुछ भी है, जब उसी में ही संरक्षित किया जाता है तो क्या होता है, वो इन होता है। तो मतलब जंगल में हम क्या करें, जंगल में मतलब इन होता है, इंग्लिश पढ़े ना, में मतलब इन होता है, तो इन में जब संवर्धित किया जाता है तो वो उस इन होता है। एक्स मतलब क्या होता है, यहां से क्या किया गया, निकाल दीजिए, ठीक है, ये क्या कर दीजिए, निकाल दीजिए। तो हम क्या कहते हैं, बाहर जब निकाल दिया जाता है तो उसमें क्या होता है, जैसे आपका जूलॉजिकल पार्क हो गया या बीज बैंक हो गया, अगर एक्स सीटू का एग्जाम्पल लेगा तो जूलॉजिकल पार्क आप लगा दीजिएगा, आप क्या लगा दीजिएगा, बॉटेनिकल गार्डन लगा दीजिएगा, क्रायो प्रिजर्वेशन लगा दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका पूछ ले कि जो क्रायो प्रिजर्वेशन है, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है, प्रिजर्वेशन, अगर हम क्रायो प्रिजर्वेशन देखते हैं तो ये किसका है एग्जाम्पल, तो ये एक्स सीटू का एग्जाम्पल है। दो तीन चीजों याद रखें, क्रायो प्रिजर्वेशन या ये याद रख लेंगे, बॉटेनिकल गार्डन याद रख लेंगे, जूलॉजिकल पार्क याद रख लेंगे, और बीज बैंक बहुत बार पूछा जाता है, बीज बैंक, तो बीज बैंक भी आपका एक्स सीटू के एग्जाम्पल है, तो ये एक्स सीटू, तो फिर से याद रख लेंगे, बीज बैंक, जूलॉजिकल पार्क, बॉटेनिकल गार्डन, क्रायो प्रिजर्वेशन, इसके क्या है, एक्स सीटों के पार्ट है। इन सीटों को जानते होंगे, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व हो गया। एक इन सीटों में याद रख लेंगे, पवित्र उपवन, पवित्र उपवन, पवित्र उपवन क्या होता है, जो स्थानीय समुदाय द्वारा जिस वन को संरक्षित किया जाता है या ट्राइब्स के द्वारा या स्थानीय समुदाय के द्वारा संरक्षित किया जाता है, वो पवित्र उपवन कहलाता है। तो एक्स सीटू का एक आदर्श उदाहरण कौन सा है, तो ये कौन सा है, बीज बैंक आपका क्या है, एक्स सीटू का उदाहरण है। याद रख लेंगे, सीड बैंक या बीज बैंक। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, कह रहे हैं कि जैविक विविधता पर ऐतिहासिक सम्मेलन, पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में किस वर्ष हुआ था, बताइए, पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में किस वर्ष हुआ था, तो ये 1992 में हुआ था। याद रख लेंगे क्या है, 1992 में हुआ था, इसको अर्थ समिट कहा जाता है या पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहा जाता है, जो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था। यही याद रख लेंगे, इसमें और कुछ आपको याद करने की जरूरत नहीं है। कह रहे हैं कि पश्चिमी घाट में पूर्वी घाट की तुलना में अधिक उभयचर विविधता है, यह किसका उदाहरण है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। कह रहे हैं जो ये पश्चिमी घाट है, इसमें क्या है, जो उभयचर विविधता है, याद रख लेंगे क्या है, एम्फीबियन जो स्पीसीज हैं, एम्फीबियन स्पीसीज मतलब जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा है, और इस साइड के एरिया में यहाँ पर बहुत कम है। क्यों ज्यादा कम है और उधर क्यों तुलना में, मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि एकदम ही कम है, मतलब वो पश्चिमी के मतलब वेस्टर्न घाट की कंपेयर में जो ईस्टर्न घाट है उसमें क्या है, कम है। तो पश्चिमी घाट के में पूर्वी घाट की तुलना में अधिक उभयचर किसका है, तो इधर ज्यादा है, इधर क्यों है। अब इसका बताइए, इसका रीजन क्या हो सकता है, इसका रीजन क्या हो सकता है, तो इसका रीजन यही हो सकता है कि यहाँ पर क्या है, जो जैव विविधता होते हैं वो तीन स्तर पे हैं। देखिए यहाँ पर पहली बात तो ये है, पहली बात तो यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा होती है, हमारा मानसून क्या है, मानसून हमारा क्या है, इसी साइड हमारा इंटर करता है। पहला हो गया, बारिश बहुत ज्यादा होता है ये, और इधर क्या होता है, जो इधर बारिश तो होता ही है, लेकिन दूसरी चीज है यहाँ पर आपका
मेन दूसरा क्या रीजन है, यहाँ पर क्या है, शांत वैली है, ठीक है, जिसको आप क्या साइलेंट वैली बोले जाता है, तो यहाँ पर भी है, इसीलिए यहाँ पर उभयचर की मात्रा बहुत ज्यादा है, बारिश होती है, ठीक है, तो बारिश और ये सब की वजह से उभयचर की मात्रा बहुत ज्यादा पड़ जाती है। तो यहाँ पर कह रहे हैं किसका उदाहरण है, अधिक उभयचर विविधता है, जो किसका उदाहरण कहलाता है, ये बताना है। तो किसका उदाहरण है, तो प्रजाति स्पीसीज डाइवर्सिटी का उदाहरण है, तो याद रख लेंगे क्या है, स्पीसीज डाइवर्सिटी का उदाहरण है। पारिस्थितिकी हमारा चेंज है इधर, नहीं देखते हमारा क्या है, करें हिमालयी श्रेणियों में उगने वाले औषधीय पौधे, जिसको क्या रौलिफिया बोमिटोरिया की आनुवांशिक विविधता किस संदर्भ में है। करें हिमालय श्रेणियों में उगने वाले औषधीय पौधे रोबेफेलिया बोमिटोरिया की आनुवांशिक विविधता किस संदर्भ में है, ये बताना है। तो इसकी विविधता किस संदर्भ में है, तो यहाँ पर एक क्या होता है, सक्रिय रसायन, जिसको क्या कहता है, रेसर पिन की क्षमता और सांद्रता के लिए। क्या होता है, सक्रिय रसायन रेसर पिन की क्षमता और एक जो आपकी सांद्रता के लिए, इसके लिए है। अब देखिए औषधीय पौधा जो रोफेलिविया बोमोटेरिया है, हिमालय की विभिन्न श्रेणियों में उगता है। यह पौधा क्या करता है, सक्रिय रसायन घटक का उत्पन्न करता है, जिसमें क्या होता है, जिसको हमने बताया, ये रेसर पिन जिसको क्या कहा जाता है, रेसर पिन कहा जाता है, जिसका उपयोग किस में यूज होता है, तो इसका उपयोग ब्लड प्रेशर में यूज होता है, उच्च रक्तदाब हाई ब्लड प्रेशर में जिसका यूज होता है, इसमें यूज होता है, हाई ब्लड प्रेशर में यूज इसका होता है। यह अलग अलग पर्वत श्रेणियों में उगने वाला यह पर्वत मतलब यह रसायन क्षमता और एकता की विभिन्नता को देखा जाता है, ठीक है, तो ये याद रख लेंगे। ये क्या करता है, रेसर पिन है जो आपका हाई जो ब्लड प्रेशर है उसके लिए एक औषधि का काम करता है। नहीं देखते हैं, करें कुल वैश्विक जंतु प्रजातियों में से कीट कितने % से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं, कहें जो कीट है वो कितने % से अधिक का नेतृत्व करते हैं, ये बताना है। तो कीट कितने % का नेतृत्व करते हैं, तो याद रख लेंगे कुल कीट 70% से अधिक का नेतृत्व करते हैं, याद रख लेंगे 70% से अधिक क्या है, कीट ही हैं, ये याद रख लेंगे। नहीं देखते हमारा क्या है, अब यहाँ पर विलुप्त जीवों को उनके विलुप्त होने वाले क्षेत्रों में सुमेलित कर दीजिए। कहें जो विलुप्त जीव हैं उनके विलुप्त होने वाले क्षेत्रों में सुमेलित करें। जो डोडो है, यहाँ देखिए डोडो ए है, बी है, सी है, डी है, ठीक है। अब कह रहे हैं डोडो जो है वो कहाँ का पक्षी था जो विलुप्त हो गया है, तो कहाँ का भौगोलिक इसका क्षेत्र था, तो याद रख लेंगे डोडो आपका मॉरिशस था। तो ए का दूसरा कहीं है, तो ए का दूसरा यहाँ है, ये वाला कैंसिल हो गया, ये वाला हो गया कैंसिल। अब दूसरा क्या है, कोएगा ये कहाँ के क्षेत्र में पाया जाता है, जो अभी विलुप्त हो चुका है, तो कोएगा आपका अफ्रीका का एक विलुप्त जेब्रा की प्रजाति है। कोएगा क्या है, अफ्रीका की एक जेब्रा की प्रजाति, तो बी का आपका चौथा हो जाएगा, तो ए का दूसरा, बी का चौथा, ये वाला आपका हो गया। कौन सा, इसके बाद हम देखते हैं तीसरा क्या है, थाईलेसीन ये कहाँ का है, थाईसीलिन या क्या याद रखेंगे, एक भेड़िया है, कहा मार्सुपियल भेड़िया है, ठीक है। मार्सुपियल मतलब जो अपना बच्चा है उसी में रखता है, ठीक है, जो अपना बच्चा उस अपने थैली में रखता है, तो ये भेड़िया है, कहाँ पे पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो थाईलेसीन कहाँ का है, तो ये ऑस्ट्रेलिया में है। तो सी का आपका क्या हो गया, तो ये पहला हो गया जो कि विलुप्त हो चुका है, इसी रीजन में रहता था, थाईलेसीन। अब तीसरा क्या कह रहे हैं, स्टेलर्स सी काऊ ये कहाँ पे पाया जाता था, ये रसिया में पाया जाता है। ये समुद्री स्तनधारी जीव है, रसिया में पाया जाता है, ये समुद्री स्तनधारी जीव है जो विलुप्त हो चुका है। तो ये आपका 12 नंबर का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें याद रख लेंगे डोडो कहाँ का था, मॉरिशस का था। कोएगा कहाँ का था, तो कोएगा आपका अफ्रीका की एक जेब्रा प्रजाति थी। थाईलेसीन याद रखेंगे, थाईलेसीन ये कहाँ का था, तो ये आपका थाईलेसीन ऑस्ट्रेलिया का जो है मार्सुपियल भेड़िया था। और आपका स्टेलर सिकाऊ ये आपका रसिया का था, एक स्तनधारी जीव था समुद्री।
नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। अच्छा लगेगा थोड़ा सा सपोर्ट जरूर बनाए रखिएगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ढूंढ के लाना बहुत अपने आप में एक टिपिकल होता है। करें मेघालय की खासी और जयंतिया की पहाड़ियां तथा राजस्थान की अरावली पहाड़ियां किसके उदाहरण हैं? करें ये किसके उदाहरण है ये बताना है। ये किसके उदाहरण हैं? तो ये हम क्वेश्चन बता चुके हैं, पवित्र उपवन के उदाहरण हैं। याद रख लेंगे क्या है, पवित्र उपवन के उदाहरण हैं ये। ठीक है, चलते हैं, ये कई बार हम बता चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कथनों में कौन सा कथन सत्य है ये बताए, सही कथन का चयन कीजिए। अब देखिए सही कथन का पहला कथन क्या कह रहा है, इसमें हिंदी में नहीं लिखा गया है, लेकिन मैं हिंदी में बताने की कोशिश करूंगा। करें ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट आर मोर सीजनल एंड लेस प्रिडिक्टेबल। ट्रॉपिकल जो इन्वायरमेंट होता है ज्यादा सीजनल होता है और लेस प्रिडिक्टेबल होता है देन टेम्परेट के। कहें जो टेम्परेट के तुलना में जो उष्णकटिबंधीय वातावरण होता है, ठीक है, ये क्या होता है, उष्णकटिबंधीय जो वातावरण होता है वो शीतोष्ण कटिबंधीय। टेम्परेट क्या होता है, ये शीतोष्ण होता है, इसका मतलब होता है शीतोष्ण। और इसका मतलब होता है ट्रॉपिकल, मतलब उष्णकटिबंधीय, जो हमारे यहाँ भी पाया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहे हैं उष्णकटिबंधीय वातावरण शीतोष्ण वातावरण की तुलना में जो होता है ज्यादा मोर सीजनल होता है। ये कह रहे हैं कौन सा कथन सही है ये बताना। तो पहला कथन आपका गलत है, क्योंकि जो उष्णकटिबंधीय वातावरण होता है शीतोष्ण वातावरण की तुलना में मौसम अधिक स्थिर और अधिक पूर्व अनुमानित होता है। ठीक है, यही यहाँ स्थिरता व अधिक प्रजाति विविधता को बढ़ावा देता है। तो ये याद रख लेंगे हमेशा कि जो ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट होता है, ये पहला वाला गलत है। ठीक है, ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट होता है ये कम ये ज्यादा प्रिडिक्टेबल होता है। आप नहीं बता देते हैं कि लगता है बारिश होने वाली है, ठीक है, और मोर सीजन ये ट्रॉपिक ये करें लेस सीजनेबल होता है। तो ये आप याद रख लेंगे यहाँ पर कि जो उष्णकटिबंधीय वातावरण होता है शीतोष्ण की तुलना में ये कम मौसमी और कम ये क्या होता है, ये कम मौसमी, जैसे मोर सीजनल ना, ये कम होता है, लेस सीजनल, यहाँ लिख दीजिए लेस सीजनल और मोर प्रेडिक्टेबल। याद रख लेंगे, यहाँ मोर, यहाँ उल्टा लिखा गया, यहाँ मोर लिख दीजिए, यहाँ लेस सीजनेबल होता है। ये याद रखें। कौन सा, टेम्परेट होता है, याद रख लेंगे क्या होता है, टेम्परेट होता है। ठीक है, यहाँ पर अधिक प्रजाति विविधता मिलती है, प्रजाति विविधता क्या होती है, अधिक मिलती है। दूसरा कह रहे हैं ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैव रिमेन्ड रिलेटिवली अंडर अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स। इनका कहने का मतलब है शीतोष्ण क्षेत्र में बार बार जो हिमनद आपका होता है, क्या होता है, बार बार जो हिमनद का शिकार होते हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय अक्षांश जो लाखों वर्षों तक क्या होता है, अनडिस्टर्ब्ड रहे। ठीक है, तो यही आपका कहना है कि ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैव रिमेन्ड रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड ट्रॉपिकल हाफ ए मिलियन। तो ये सही कह रहे हैं कि जो आपका ट्रॉपिकल वाला जैसा हमारा वाला क्षेत्र है, क्या होता है, ज्यादा हम डिस्टर्ब नहीं होते। ठीक है, ठीक है, यहाँ करें अनडिस्टर्ब, लेकिन जो आपका टेम्परेट वाला एरिया होता है, शीतोष्ण वाला एरिया होता है, वो ग्लेशियर क्या होते हैं, वो बहुत ज्यादा ग्लेशियर के शिकार होते हैं। जब ग्लेशियर ज्यादा पिघल जाता है तो बाढ़ भी आने की संभावना रहती है। ग्लेशियर मतलब वहां पर ग्लेशियर हमारे यहाँ ज्यादा नहीं है, लेकिन वहां पर ग्लेशियर पर बहुत सी चीजें डिपेंड होती हैं। तो ये इनका कहने का मतलब है ट्रॉपिक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट लेस सीजनल होता है, क्या होता है, ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट लेस सीजनल होता है और मोर प्रेडिक्टेबल होता है। जो कि हम बता देते हैं कि आज बारिश होने वाली है, आज ठंडी पड़ने वाली है, तो हम प्रिडिक्ट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ये देन टेम्परेट, अब क्या कर रहे हैं, ट्रॉपिकल लैटिट्यूड है रिमेन रिलेटिविटी अनडिस्टर्ब्ड। जो ट्रॉपिकल होता लैटिट्यूड होता है, जहां पर हम सब रहते हैं, हम सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड में रहते हैं, ये ज्यादा अनडिस्टर्ब नहीं रहता। क्यों अनडिस्टर्ब, अब देखिए इसका रीजन यही हो सकता है क्योंकि देखते हैं जो हम सब जहाँ पे रहते हैं वहां पर जनसंख्या बहुत ज्यादा रहती है। क्यों,
क्योंकि यहाँ पर अनडिस्टर्ब जब ज़्यादा नहीं रहेगा तो क्या होगा? जब अनडिस्टर्ब नहीं रहेगा तो वो जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी। जहाँ पर अपेक्षाकृत ज़्यादा पे आपका ये डिस्टर्ब रहेगा, वहाँ जनसंख्या बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, लोग रहना ही नहीं चाहेंगे वहाँ पर। तो यही याद रख लेंगे। अब आप मैं एक एग्ज़ाम्पल लेता हूँ, जैसे आप ठंडे प्रदेशों में चले जाइए, टेम्परेट का बात कर रहा हूँ। वहाँ बहुत कभी-कभी बहुत ठंडी होने लगती है, पूरी झील जम जाती है और कभी-कभी बहुत गर्मी होने लगती है। लेकिन अब आपके यहाँ ऐसा नहीं है कि एकदम कहीं बहुत ये तालाब ही जम गया, ऐसा तो नहीं होता या बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गया। ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा बह रहा है सब। बहुत ये कम हो चीज़ें होती हैं, ठीक है? कभी-कभी हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हमेशा यही हो रहा है, ठीक है? लेकिन टेम्परेट में क्या होता है, ये अक्सर होता रहता है। यही बोल रहे हैं, ठीक है? कि ये अनडिस्टर्ब ज़्यादा होता है। कौन-सा? ट्रॉपिकल लैटीट्यूड, और टेम्परेट ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। तो यहाँ पर कौन-सा आपका सही है? तो यहाँ पर आपका सी वाला स्टेटमेंट 1 इज़ इनकरेक्ट है, सेकंड इज़ करेक्ट है। तो सी वाला आंसर आपका सही होगा। समझ गए कि नहीं मेरे बताने का मतलब? नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। कह रहे हैं सतत विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन 2002 कहाँ आयोजित किया गया? कह रहे हैं सतत विकास पर जो 2002 ये कहाँ पे आयोजित किया गया? तो ये अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में स्थापित किया गया। याद रख लेंगे, जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में, ठीक है? 1992 वाला हम बताए हैं, रियो शिखर सम्मेलन 1992 में, ठीक है? और ये 2002 वाला यहाँ पर याद रखेंगे, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। यहाँ करें भारतीय कानूनों के अनुसार कौन से संरक्षित क्षेत्र श्रेणी मानवीय गतिविधियों की अनुमति देती है? करें मानवीय गतिविधियों की कौन सी अनुमति देती है, ये बताना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये 3 स्टार लगा लीजिएगा। करें जो इन सब में, चाहे हम कहते हैं बायोस्फीयर बहुत बार पढ़ते हैं, करें वन्य जीव अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नेशनल पार्क है या कम्युनिटी रिजर्व है, करें इसमें बताइए कौन सा ज्यादा आपका ये मानवीय गतिविधियों की अनुमति, आप चले जाइए वहाँ पर लकड़ी-उकड़ी लेके चले आइए, ठीक है? या कुछ और कर लीजिए, शिकार-उकार, मतलब ये ज़्यादा अनुमति दे रहा है, ठीक है? तो ये कौन-सा है? शिकार तो नहीं करने देंगे, अनुमति दे देंगे, आप चले जाइए, वहाँ पर लकड़ी-उकड़ी लीजिए, तो कौन-सा है यहाँ पे? तो यहाँ पर क्या है? राष्ट्रीय उद्यान। राष्ट्रीय जो उद्यान होता है, मानवीय गतिविधियों की न्यूनतम उनमें, सॉरी यहाँ पर मैंने उल्टा पढ़ दिया, ठीक है? भारतीय कानूनों के अनुसार कौन से संरक्षित श्रेणी मानवीय गतिविधियों की न्यूनतम अनुमति देती है? ठीक है, देखिए ऐसे गलत होता है, पेपर में भी ऐसे गलत होता है, न्यूनतम को अधिकतम ये पढ़ने से, ठीक है? तो ये न्यूनतम अनुमति कौन देता है? मतलब यहाँ पर जाना ही नहीं है, तो न्यूनतम अनुमति कौन देता है? आपका नेशनल पार्क देता है। कौन से एक्ट के तहत भारतीय कानून? तो ये वन्य जीव अधिनियम 1972 है। इसी के तहत क्या कहता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत नेशनल पार्क का संरक्षण बहुत उच्च होता है। नेशनल पार्क का जो संरक्षण होता है वो बहुत उच्च होता है। यहाँ पर जो है मवेशी चराना क्या है? अनुमति नहीं है। आपका लकड़ी इकट्ठा करना ये भी अनुमति नहीं है। लेकिन जो आपके और भी चीजें हैं वहाँ पर अनुमत होता है। नेशनल पार्क याद रख लेंगे, पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है नेशनल पार्क में। चलते हैं ना, देखते हैं। करें केबुल लामजाओ में राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर है? सिंपल ही क्वेश्चन है। तो यह कहाँ पर है? मणिपुर, ठीक है? केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर लोकतक झील, ठीक है? मणिपुर आपका है, मणिपुर है केबुल देखते हैं, सिंपल है। अब देखिए नेशनल पार्क और फ्लैगशिप स्पीसीज, नेशनल पार्क और फ्लैगशिप स्पीसीज के बारे में हम देखते हैं। अच्छा, वहाँ पर कौन सा केबुल लामजाओ में, लोकटक झील में, वहाँ पर कौन सा संगाई हिरण, डांसिंग डियर वहाँ पर पाया जाता है? यहाँ बताइए। दाचीगम, ये देखिए सिंपल है। दाचीगम कहाँ पे है? यहाँ पर कौन सी स्पीसीज होती है? तो दाचीगम में आपका हंगुल या बारहसिंगा जिसको बोला जाता है, हंगुल कश्मीरी या बारहसिंगा, याद रखेंगे, हंगुल हो गया या बारहसिंगा। काजीरंगा में एक सींग वाला गैरना, वन हॉर्न राइनो, काजीरंगा में ये हो गया। करें हेमिस में, हेमिस कहाँ? लद्दाख में। यहाँ भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस ना। तो हेमिस में क्या है? स्नो लिपर्ड, ठीक है? तो स्नो लिपर्ड आपका यहाँ पर यहाँ रहेगा।
ठीक है, सिंपल ही क्वेश्चन है। गिर, गिर में एशियाटिक लायन। ठीक है, तो गिर में क्या होगा, एशियाटिक लायन, पहला वाला आपका सही हो जाएगा, ये याद रख लेंगे। ठीक है, तो ये गिर में एशियाटिक लायन, हेमिस में स्नो लिपर्ड। ठीक है, क्या है, हिमतेदुआ जिसको स्नो लिपर्ड कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है, सिंपल क्वेश्चन था। यहाँ करें, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कम ऊंचाई वाले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों की सबसे उत्तरी सीमा के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा राष्ट्रीय उद्यान उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों की उत्तरी सीमा के लिए प्रसिद्ध है? तो उस सबसे उत्तरी सीमा कौन सी होगी, तो ऐसे अरुणाचल प्रदेश का ही होगा। तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए किस प्रकार से आपका पूछा गया है, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कम ऊंचाई वाले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों की सबसे उत्तरी सीमा के लिए प्रसिद्ध है? नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, ये याद रख लेंगे, ये अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में है। यह उद्यान दुनिया का एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जहां उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से लेकर अल्पलाइन, ठीक है, उप अल्पलाइन की वनस्पतियां निरंतर पाई जाती है। ठीक है, तो कहाँ पे, ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ अल्पलाइन हो गया, उष्णकटिबंधीय, मतलब ऐसा आप नहीं देखेंगे कि वहां पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार बन पाया जाएगा और वो आप बर्फ वाला भी पाया जाता है, लेकिन यहाँ पर पाया जाता है। आपका जो अल्पलाइन है, बर्फ बर्फ वाला है, वो पाया जाता है, कम बर्फ वाला वो भी पाया जाता है पौधा। और जो आपका सदाबहार उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है, जो यहाँ केरला वाला इधर साइड में होता है, वो भी यहाँ पर पाया जाता है। तो ठीक है, ये नामदफा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हम आपको बता रहे हैं, यही इसकी खासियत है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन सा एकमात्र ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जहाँ पर उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी पाया जाता है और आपका अल्पलाइन, उप अल्पलाइन, ये सभी पाया जाता है, नामदफा। ठीक है, नहीं देखते हैं। करें बायोस्फीयर रिजर्व बनाम राष्ट्रीय उद्यान, करें एक बायोस्फीयर रिजर्व है और उसका वर्सेस, वर्सेस मतलब लड़ाई वाला, वर्सेस के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। करें पहला स्टेटमेंट, करें राष्ट्रीय उद्यान बायोस्फीयर रिजर्व के हिस्से होते हैं। करें जो राष्ट्रीय उद्यान होते हैं, नेशनल पार्क होते हैं, ये बायोस्फीयर रिजर्व के हिस्से होते हैं। अच्छा बताइए, दोनों बताइए, ये हिस्से होते हैं कि नहीं? तो बायोस्फीयर जो रिजर्व होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व जिसको जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होता है, ये बहुत बड़ा पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण क्षेत्र होता है। क्या होता है, बहुत बड़ा बायोस्फीयर रिजर्व, बायोस्फीयर, स्फीयर मतलब बहुत बड़ा संरक्षण क्षेत्र होता है, जिसके भीतर क्या होता है, एक से अधिक राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य शामिल होते हैं। क्या होता है, इसी के अंदर राष्ट्रीय उद्यान भी हो सकते हैं, इसी के अंदर वन्य जीव अभयारण्य भी हो सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यान, अभी तक आप सोच रहे होंगे राष्ट्रीय लगा है तो हो सकता है बहुत बड़ा हो गया, नहीं, बायोस्फीयर, स्फीयर मतलब बहुत, बायो मतलब बायो और स्फीयर, स्फीयर मतलब स्फीयर मतलब वो बिना डरे, ऐसे याद कर लीजिए, बिना डरे पूरा एक राज्य स्थापित किया है। तो बायोस्फीयर बहुत बड़ा वाला क्षेत्र होता है, उसके अंदर कौन सा होता है, उसके अंदर राष्ट्रीय उद्यान होता है और उसके अंदर क्या होता है, वन्य जीव अभयारण्य होता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, एग्जांपल में आप क्या याद रखेंगे, एग्जांपल में आप याद रखेंगे नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, मान लीजिए एक नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, मान लीजिए नहीं है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंदर, नीलगिरी जो बायोस्फीयर रिजर्व है, अब इसके अंदर कौन सा है, यहाँ पर आपका बांदीपुर, याद रख लेंगे, बांदीपुर, ठीक है, बांदीपुर नेशनल पार्क और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर और नागरहोल। अब देखिए यहाँ पर दो हो गया, बांदीपुर, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के भीतर कौन सा है, बांदीपुर और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान आते हैं, बांदीपुर और नागरहोल। नीलगिरी क्या होता है, एक बायोस्फीयर बड़ा सा रिजर्व है, बड़ा सा रिजर्व, जैसे आप एक रीजनिंग का क्वेश्चन आता है, एक कहते हैं एक आपका सिलोजिज्म वाला, एक ये है और एक ये है, क्या है, ऐसे नहीं देखते हैं, ये सिलोजिज्म वाला एक क्वेश्चन आता है, या एक और क्वेश्चन आता है आपका, तो ये इसका पार्ट है कि नहीं, वैसे ही ये है। बड़ा वाला कौन सा होगा, बायोस्फीयर रिजर्व, बिना फियर के बढ़ रहा है, और अंदर क्या होगा, नेशनल पार्क और क्या हो जाएगा, वन्य जीव अभयारण्य हो जाएगा।
आप आई थिंक आपको समझ में आ गया। दूसरा क्या हो गया, दूसरा कह रहे हैं बाउंड्रीज ऑफ नेशनल पार्क आर circumscribed by legislation where biosphere reserve are based the international program MAB। ठीक है, ये थोड़ा मिटा देता हूँ फिर आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये देखिए, अब देखिए समझ में आ गया पहला वाला। दूसरा करें राष्ट्रीय उद्यानों को कानूनी रूप से सीमाएं संसद या राज्य विधानसभा के कानून द्वारा तय होते हैं। ठीक है, ये एकदम सही कह रहे हैं कि जो ये बाउंड्रीज होते हैं नेशनल पार्क के, राष्ट्रीय उद्यान के, इनकी सीमाएं कौन तय करता है? संसद तय करता है या राज्य विधानसभा तय करता है? संसद तय करे या राज्य विधानसभा से। जबकि जो बायोस्फीयर रिजर्व की अवधारणा होता है, अभी हमने क्या किया, एक ये गोला बनाया, गोले के अंदर हमने नेशनल पार्क बना दिया और वन्य जीव अभयारण्य। तो नेशनल पार्क अगर हम देखते हैं तो इसका सीमा कौन बनाएगा? इसका सीमा हमारा लोकसभा बनाएगा, राज्यसभा बनाएगा। ये वाला कौन बनाएगा सीमा? हमारा ये राज्य विधानसभा बनाएगा। ये अंदर की बात कर रहे हैं। अब जो बाहर वाला बायोस्फीयर रिजर्व है, बड़ा वाला बायोस्फीयर, ठीक है, जबकि बायोस्फीयर रिजर्व की अवधारणा यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर कार्यक्रम के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय दिशा निर्देशों पर आधारित होता है, जिसमें कोर होता है, बफर होता है और ट्रांजिशन जोन होता है। तो आप याद रख लेंगे, जो ये वाला बड़ा वाला होता है, ये यूनेस्को के जो मैब, यही तो लिखा गया है, क्या है, यूनेस्को के मैब, मैन एंड बायोस्फीयर, क्या होता है, मैब, मैन एंड बायोस्फीयर पर क्या होता है, कार्यक्रम पर आधारित होता है। जो अंतरराष्ट्रीय दिशा निर्देश जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो बड़ा वाला बायोस्फीयर रिजर्व है उसमें एक आपका क्या बनाया जाता है, कोर बनाया जाता है, बफर बनाया जाता है और एक ट्रांजिशन जोन बनाया जाता है। ट्रांजिशन जोन मतलब क्या होता है कि मान लीजिए दो आपका ये एक वन्य जीव अभयारण्य है, एक नेशनल पार्क है, बीच में आ गया, तो ये याद रख लेंगे। तो आपका बायोस्फीयर रिजर्व कानून, ये रिजर्व की अवधारणा यूनेस्को द्वारा दिया गया है और मैप के कार्यक्रम के तहत इसका जोन बनाए जाते हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। चलते हैं ना, कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा? यहाँ पर दोनों ही सही हो जाएगा। क्या होगा? दोनों। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। करें कच्छ की खाड़ी में स्थित राष्ट्रीय समुद्री उद्यान परिस्थिति के रूप में किसके लिए प्रसिद्ध है? कच्छ की खाड़ी में, ये कच्छ की खाड़ी में जो है, जो वो किसके लिए? मैंग्रोव और मोगा चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। मैंग्रोव और मोगा चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, ये याद रख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। करें निम्नलिखित में किस राष्ट्रीय उद्यान का मुख्य क्षेत्र कोरल एरिया से होकर रामगंगा नदी बहती है? करें किस राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य क्षेत्र कोर एरिया, मुख्य क्षेत्र से होकर रामगंगा नदी बहती है? किस राष्ट्रीय उद्यान के मुख्य क्षेत्र से, मतलब इनका कहने का मतलब एक राष्ट्रीय उद्यान है, उसी से एक रामगंगा नदी बह रही है। वो कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो वो कौन सा है? जिम कॉर्बेट। सिंपल ही है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो क्या है, कन्नौज के पास गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय, ये रामगंगा नदी है, ये कन्नौज के पास जो जाकर कहाँ पे मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। तो रामगंगा कन्नौज के पास गंगा नदी में मिल जाती है। नहीं, देखते हैं हमारा क्या है। यहाँ कर कौन सा राष्ट्रीय उद्यान विशिष्ट रूप से पालनी पहाड़ियों, अन्नामलाई पहाड़ियों और इलायची पहाड़ियों के संगम पर स्थित है? बताइए, कौन सा उद्यान विशिष्ट रूप से पालनी पहाड़ियों, अन्नामलाई पहाड़ियों और इलायची पहाड़ियों के संगम पर स्थित है? कौन है? इराविकुलम। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेंगे। इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, जो इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ कहाँ पे स्थित है? तो केरल के इडुक्की जिले के पश्चिमी घाट पर स्थित है ये इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, अब ये कहाँ पर, किस किस में? पालनी पहाड़ी, याद रख लेंगे क्या है, पालनी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी और इलायची पहाड़ी। इधर ऐसे आपका है, इधर आपका क्या है, पालनी पहाड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी और ये नीचे है आपका इलायची पहाड़ी। इसी के क्या है ये, ठीक है, इसी के तीनों के संगम पर स्थित है। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी पर भी स्थित है। इस पर अन्नाईमुड़ी पर भी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी पर भी स्थित है। यह उद्यान संकटग्रस्त जो नीलगिरी तहर है नामक पहाड़ी जो बकरी है के निवास स्थान है, इसका निवास स्थान है। ठीक है, इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान क्या है?
ये याद रखेंगे। कौन कौन से? पालनी, अन्नामलाई और इलायची पहाड़ियों के संगम पर इरावलीकुलम राष्ट्रीय उद्यान। नहीं, देखते हमारा क्या है। करें डेजर्ट नेशनल पार्क राजस्थान किस गंभीर लुप्तप्राय पक्षी के लिए एक महत्वपूर्ण आवास प्रदान करता है? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वायनाड वन्यजीव अभयारण्य और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के साथ एक सतत संरक्षित नेटवर्क बनाता है? बताइए, तो कौन सा है ये? तो नागरहोल, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान क्या है? ये देखिए, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान वायनाड वन्यजीव अभयारण्य और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान के साथ एक सतत नेटवर्क बनाता है। ठीक है, which park form the contiguous protected area network with Wayanad Wildlife Sanctuary and Bandipur National Park? कौन सा है? नागरहोल ये है। ठीक है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। नहीं, देखते हैं हमारा करें। तैरते हुए द्वीप पर जिन्हें स्थानीय रूप से फुमडी कहा जाता है, किस संरक्षित क्षेत्र की अनूठी विशेषता है? तो ये किसकी विशेषता है फुमडी? केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो याद रखेंगे केबुल लामजाओ मणिपुर में। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस जैव जलवायु क्षेत्र में स्थित है? यानी जो पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान है, किस जैव जलवायु क्षेत्र में ये स्थित है? तो ये शीत मरुस्थल में कहाँ पे है पिन वैली? आपका हिमाचल प्रदेश में है। हिमाचल प्रदेश के लाहौर और स्पीति जिले में स्थित है पिन वैली। ठीक है, कहाँ पर? लाहौर और स्पीति जिले में। और ये कोल्ड डेजर्ट बायो क्लाइमेटिक जोन के अंतर्गत आता है। कोल्ड डेजर्ट बायो क्लाइमेटिक जोन के अंतर्गत आता है। अपनी अत्यधिक ठंड और बर्फबारी के कारण यह क्षेत्र तिब्बती जो आइबेक्स होता है, दुर्लभ हिमतेंदुआ होता है इसका, और स्नो लेपर्ड होता है इसका प्रमुख स्थान है। शीत मरुस्थल कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में है। 28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि राष्ट्रीय उद्यानों को के माध्यम से लागू की गई स्वस्थानीय संरक्षण की अवधारणा किस पर केंद्रित है? स्वस्थानीय संरक्षण की अवधारणा किस पर केंद्रित है? तो याद रखिए इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू मतलब पूरा जो आपका चाहे नेशनल पार्क हो, बायोस्फीयर रिजर्व हो, पूरा संरक्षित करना उसी में। तो संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण इन सीटों में क्या होता है? संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण होता है उसी स्थान पर। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हम बाघ को बचाने के लिए, तो बाघ को बचा रहे हैं लेकिन पूरे जंगल को भी बचाना होगा, तभी तो बाघ बचेगा। तो ये याद रखिए, अगर बाहर उसको किसी जू में ले जा रहे हैं तो उसमें एक्स सीटू हो जाएगा, सिर्फ बाघ ही बचेगा। हम जू को क्या बचाएंगे? ठीक है, जंगल को ही बचाएंगे ना, जू को थोड़ी बचाना है। तो संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण हो गया। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है इंस्टीट्यूट में। करें निम्नलिखित में राष्ट्रीय उद्यानों में उनके संबंधित क्षेत्र पर मिलान कीजिए। अब बताइए मिलान कीजिए, यहाँ पर कौन सा होता है? करें बाल फक्रम। करें बाल फक्रम ये कहाँ पे है? तो बाल फक्रम आपका मेघालय में है। बाल फक्रम मेघालय में है, तो मेघालय की किस पहाड़ी पर है ये भी बताइए। तो मेघालय की गारो पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पे? गारो पहाड़ी पर ये स्थित है। अब देखिए सिमलीपाल, सिमलीपाल कहाँ पे है? ये सिमलीपाल आपको उड़ीसा के मयूरभंज जिले में स्थित है। ठीक है, उड़ीसा के मयूरभंज जिले में। यहाँ पर साल वन पाए जाते हैं और बाघ आरक्षित क्षेत्र भी है ये। सिमलीपाल। इंद्रावती कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ में इंद्रावती नदी के किनारे पे है इंद्रावती। आपका याद रख लेंगे। नेशनल पार्क कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। मोलम कहाँ है? तो मोलम आपका गोवा में पड़ता है। भगवान महावीर अभ्यारण्य का जो हिस्सा है, मोलम गोवा में है, जो भगवान महावीर अभ्यारण्य का ये हिस्सा है। तो पहला वाला आपका सही हो जाएगा। नहीं, देखते हैं हमारा क्या है 30 नंबर का क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? करें कौन सा असत्य है ये बताना है। अब कह रहे हैं पहला करें वन्य उत्पाद का वाणिज्यिक दोहन पूर्णतः वर्जित है। कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन फॉर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इज कम्प्लीटली बैन। तो सही है, राष्ट्रीय उद्यानों का जो वाणिज्यिक दोहन है ये पूर्णतः वर्जित किया गया, एकदम सही है। कह रहे हैं पालतू पशुओं की चराई पर सख्त। अभी हम आगे बताए हैं ना, अपना मवेशी ले जाके राष्ट्रीय नेशनल पार्क में आप चरा नहीं सकते, तो ये याद रख लेंगे। ये भी आपका सही है, ये भी सही है। करें राज्य बिना केंद्र की मंजूरी के राष्ट्रीय उद्यान का डाउनग्रेड कर सकते हैं, मतलब
राष्ट्रीय उद्यान इतना है, इतना बड़ा राज्य राज्य कह रहा है कि हम इतना काट देते हैं, इतना हम घर और बना लेते हैं, इतना बचा देते हैं। क्या केंद्र की मंजूरी लेनी पड़ेगी कि नहीं? बताइए, केंद्र की मंजूरी लेनी पड़ेगी नहीं कि नहीं? तो यहाँ पर क्या है, केंद्र की मंजूरी लेनी पड़ेगी। अब देखिए किसके तहत, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। कौन सा? 1972 के तहत कड़े प्रावधान किए गए। एक बार जब किसी क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया जाता है, मैं क्या कर रहा हूँ, जब एक बार किसी राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया जाता है तो उसकी सीमाओं में कोई भी बदलाव या उसको डाउनग्रेड करने का निर्णय राज्य सरकार अकेले नहीं कर सकती है। याद रख लेंगे, राज्य सरकार बना तो सकती है नेशनल पार्क, लेकिन उसका डाउनग्रेड नहीं कर सकती। अगर वो कर दिए, क्यों नहीं करते? इसके लिए राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, जिसको क्या बोला जाता है, NBWL, क्या बोला जाता है, NBWL की सिफारिश की अनुमति अनिवार्य होता है। अब सबसे अच्छा क्वेश्चन क्या है, NBWL का अध्यक्ष कौन होता है? तो NBWL का अध्यक्ष कौन होता है? ये PM होता है। तो बात ही खत्म। ठीक है, अब जब PM के पास चला गया तो पूरा बात ही खत्म। तो यहाँ पर केंद्र सरकार की अनुमति लेनी पड़ेगी, ये नहीं राज्य उसको इतना है, ये इतना आधा काट के हटा दिया, ऐसा नहीं कर सकता। उसमें नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ का अध्यक्ष कौन होता है? PM होते हैं, जिनसे आपको अनुमति लेनी ही पड़ेगी। PM से नहीं, मतलब NBWL से अनुमति लेनी पड़ेगी। जब उसके अध्यक्ष हैं तो उन्हीं से अनुमति लेनी पड़ेगी, तो वो आप याद करिए। ठीक है, ये वाला आपका गलत है। डाउनग्रेड कर सकता, नहीं कर सकता। कोर क्षेत्र में मानवीय निवास निषिद्ध होता है। हाँ, कोर क्षेत्र जो होता है मानवीय निवास निषिद्ध होता है। बस आज के लिए इतना ही क्वेश्चन था। आपने देखा होगा कुछ क्वेश्चन छोड़ के लगभग सभी क्वेश्चन आपके एकदम अच्छे लेवल के थे, जिससे क्या होगा, आपका बहुत सारा कॉन्सेप्ट आप क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा सपोर्ट जरूर बनाइएगा। हर एक चीजों को आपको हम डिटेल में समझा देंगे और अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, और जिनको ज्वाइन करना होगा वो आप यूट्यूब मेंबरशिप लेकर आप पेड ग्रुप वाला जो क्विज वाला ग्रुप है वहां ज्वाइन कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।